हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज हम इसका जो अगला चैप्टर है जिसको बोलते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मेरे पास सबसे जो पहली बात है, हम पहले बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा क्या होती है। ठीक है, कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, ठीक है, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है हर एक इंसान के पास खाने पीने का सामान आसानी से उपलब्ध हो, उसको हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। अब भाई हम अगली बात करते हैं कि हमें खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्यों है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्यों, ठीक है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, समाज का अधिक गरीब समूह तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। जो बहुत गरीब है उसके पास हमेशा खाना नहीं होता, परंतु जब देश भूकंप, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि, मतलब कि और जितनी चीजें ना राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो यहाँ पे हो है, ठीक है, हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ना वैसे गरीब लोगों के पास तो हमेशा खाद्य की असुरक्षा हमेशा रहती है, ठीक है, मतलब कि ना उसमें ग्रस्त रहते हैं हमेशा। सब इस चीज से परेशान, जो गरीब लोग हैं ना वो हमेशा खाने पीने की चीज से परेशान रहते हैं कि उनके पास ये सारा सामान होता ही नहीं है। तो लेकिन कह रहा है कि देश में भूकंप हो, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, फसल खराब वगैरह हो जाए ना, इस कारण से वो सारे लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, इनको भी क्या है कि असुरक्षा से ग्रस्त होना पड़ जाता है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं कि मेरे पास आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसका तुम्हारे पास ना क्वेश्चन आ सकता है आसानी से कि मेरे पास से पहले खाद्य सुरक्षा क्या है, फिर आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, मतलब कि उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला मेरे पास है प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखे के कारण खदान की कुल उपज में गिरावट आती है। भाई जो खदान है, ठीक है, उसमें जितना उत्पादन होता है, जितना अनाज का उत्पादन होता है, इन सब में क्या है, कमी आ जाती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में अनाज की कमी हो जाती है। ठीक है, और जो भी क्षेत्र उसमें जहां पे ये सब घटना हुई है वहां पे क्या अनाज की कमी हो जाती है। फिर दूसरा कह रहा है खदान की कमी से कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और जब खदान, देखो मेरे पास क्या है, जैसे खदान में कमी आती है तो उस चीज की कीमत में क्या है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। मैं तुम्हें इसका कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई जब प्याज की फसल खराब हुई थी, ठीक है, जब तुम्हारे पास जो प्याज है, जब उसकी फसल खराब हुई थी, इस कारण से क्या हुआ था भाई, प्याज की फसल खराब होने से उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि फसल खराब होने के कारण से उसकी कीमत बढ़ती है, कभी कभार काला बाजारी के कारण भी क्या है कि फसल की कीमत वगैरह बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसी को काला बाजारी के बारे में पढ़ना है तो तुम आराम से यूट्यूब पर सर्च मारोगे ना कि काला बाजारी, फिर आगे डाल देना मेडी मैथ्स क्लासेस, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, फिर कि अगर आपदा अधिक देर तक रहे तो भुखमरी की स्थिति बन जाती है और अकाल पड़ सकता है। जैसे मान लो कि कोरोना के टाइम पे, कोरोना तुम्हारा पूरा 1 से 1.5 साल चला अच्छा खासा, उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्या भुखमरी की स्थिति में आ गए थे। ठीक है, इसलिए लोग क्या शहर छोड़ के गांव जाने लगे थे। फिर आपदा से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो टॉपिक है उसमें हम कह रहे हैं कि अगर आपदा की बात करें, आपदा से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित, मतलब कि उसमें कमी या ज्यादा होने वाले ऐसे कौन कौन से कारक है। सबसे पहला कह रहा आपदा से खाद्य सुरक्षा प्रभावित होना, कह रहा सूखा तथा अनाज की कमी आती है। पहले देखो, पहले तुम्हारे पास पॉइंट है ये कि सूखा पड़ जाता है, दूसरा अनाज की कमी पड़ जाती है, दूसरा तीसरा पास है कीमतों में वृद्धि होती है। तुम्हें इसकी हेडिंग बनानी है, इसकी हेडिंग बना के इसके साथ तुम्हें बना के लिखना होता है अपने हिसाब से। ठीक है, अगला है भुखमरी आती है, हमारा चौथा पॉइंट है। फिर अकाल के समय खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। ठीक है, ये सारे मेरे पास वो कारण है, मतलब कि जिसके कारण से, जो अगर बोले कि ये ऐसे ऐसे कारण जिनके कारण से जो खाद्य सुरक्षा है, मतलब कि वो सारे प्रभावित होती है। भाई इस चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें पहले खाद्य सुरक्षा का मतलब पता होना चाहिए, मैं जिससे पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी समझ में नहीं आया, पहले वीडियो पीछे कर लो, फिर वीडियो को दोबारा आगे बढ़ाना। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं कि भाई मतलब कि खाद्य से असुरक्षित कौन कौन है, मतलब कि खाद्य जो है किन किन लोगों के पास नहीं है, मतलब कि खाने का क्या है कि किन किन के पास नहीं है। सबसे पहला भूमिहीन, जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है। देखो इसके आगे तो लिखना है कि वे सभी लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीन खेती करने के लिए नहीं है, वे सभी के सभी खाद्य से असुरक्षित होते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे पास है पारंपरिक दस्तकार। भाई जो पारंपरिक दस्तकार है, ठीक है, ये भी वे लोग हैं
जो कि क्या है कि खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है। अगला है निरक्षर, भाई एक तरीके से मान लो जिनकी काउंटिंग नहीं होती, जो गरीब लोग हैं कुछ ज्यादा है, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको समाज के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक। मेरे पास चौथा है भिखारी, भाई भिखारी लोगों के पास हमेशा अनाज वगैरह कमी रहती रहती है, ठीक। फिर अगला मेरे पास है अनियमित श्रमिक, वो बेलदार लोग या फिर वो काम करने वाले लोग जिनके पास पूरे साल नौकरी नहीं होती, इनके पास भी खाने की कमी होती है। फिर अनुसूचित जनजाति, मतलब कि आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, भाई इनके पास ये अगर शिकार किया उन्होंने, शिकार करने के बाद अगर शिकार हो गया तो अच्छी बात है, वरना फिर तो भाई ये भूखे मरते हैं। फिर अगला बस है सर्वाधिक असुरक्षित है, ठीक। और मतलब कि जो और जो पब्लिक वगैरह ना, वो सारे क्या है, ये सारे क्या है, मतलब ये मान लो बहुत ही ज्यादा असुरक्षित है। अगर बोला जाए तुम इन सब पॉइंट को अगर लिख दो, ठीक है, और फिर इनको ना अंदर से एक्सप्लेन करो, तुम्हें एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है भाई। अगला मेरे पास है, हम बात करते हैं मौसमी भुखरी, मतलब कि जिसको मौसमी भुखमरी बोल सकते हैं, ठीक है। भुखरी नहीं है, भुखमरी है, ठीक है। इसको चेंज कर लेना जब ये नोट्स बनाओगे। क्या जब खेतों में फसल पकने और फसल कटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं होता तो उससे मौसमी भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। वही बातें कह रहे हैं कि जब खेत में फसल पकने और कटने के बाद कटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं होता, उसमें क्या बोलते हैं, मौसमी भुखमरी। मैं अगली बात करते हैं दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय, इसका मतलब क्या भाई, लंबे समय, ठीक है। तो मेरे पास कह रही है दीर्घकालिक भुखमरी ये कह रही है कि जब आहार की मात्रा निरंतर कम हो या गुणवत्ता के आधार पर कम हो, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक भुखमरी। मतलब कि जब बहुत लंबे समय से भुखमरी चलती आ रही है ना, उसमें क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं, ठीक है। फिर हम अगली बात करते हैं, कह रहे कि खदानों में आत्मनिर्भरता, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब जब हमारा देश के आजाद हुआ था, भारतीय नीति निर्माताओं ने खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। कह रहा हरित क्रांति से यह आत्मनिर्भरता संभव हो पाई है। भाई आत्मनिर्भरता का मतलब है हमारे देश में इतना अनाज कम से कम होना चाहिए, अगर पूरा देश भूखा है ना तो सारे के सारे देश को आराम से खाना क्या खिलाया जा सके, ठीक है। तो वही वाली बात चल रही है, और उसके लिए हरित क्रांति चालू की थी, ठीक। हरित क्रांति के अंदर ये हुआ था कि HYV, ठीक है, HYV बीज का प्रयोग करके देश के अंदर क्या है, जो अनाज है उसकी उपज बहुत ज्यादा बढ़ाई थी। भाई जिसको ये समझ में नहीं आया कि HYV क्या है, उसके लिए उन्होंने जो चैप्टर फर्स्ट है वो और जो चैप्टर सेकंड है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास जो अगला है वो कह रहे हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। यह सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है, ठीक है। भाई बात करें भारत के अंदर ना, भारत में ऐसा हुआ है कि जो सरकार ने ऐसी ऐसी नीति चलाई है कि उन नीतियों के कारण से हमारे देश में इतना अनाज हमेशा रहता है कि पूरे देश को कम से कम 1 से 1.5 साल तक आराम से खिलाया जा सकता है, ठीक। अब भाई अगली बात करते हैं, मेरे पास कह रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, कह रहे कि भारत में खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित की जाती है। सबसे पहला खाद्य उपलब्धता, भाई जितने भी प्रकार की खाद्य है उन सबको हमेशा स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर कोई आपदा आ जाए तो पूरी जमीन को दोबारा से उस पर खेती वगैरह किया सके। अगला कह रहे कि खान पान का सामर्थ्य, ठीक है, जो भी खाने पीने के सामान है वो सारे क्या है कि संभाल के रखना। फिर खाद तक पहुंचना, मतलब खाद तक पहुंच, इसका मतलब है कि जिन जिन खाद की आवश्यकता पड़ती है वहां तक पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। तो इन 3 कारणों से क्या है कि कोई भी जो है भारत में आराम से, मतलब बोल सकते हैं कि भारत के अंदर ना जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब कि ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे देश में अनाज है, ठीक है। अब कुछ बातें हमारे पास है जो भी थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कह रहे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका उद्देश्य था मानव का गरिमामय जीवन निर्वाह, मतलब कि जो इंसान है उसका जीवन ऐसा बीते कम से कम भूखा ना मरे हो, ठीक है, ऐसा जीवन बीतना चाहिए। कह रहे कि इसके तहत और इस अधिनियम के तहत, ठीक है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भाई जैसे तुम्हारा एग्जाम में कहीं दिख जाए ना, सारे पॉइंट छाप देना और थोड़ा बना के लिख देना, फिर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। कह रहे इसके तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी खाने पीने का सामान है उसे बहुत ही सस्ती कीमत पे उपलब्ध कराया जाता है। फिर कह रहे इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को लाभान्वित
परिवारों में शामिल किया गया। भाई बता रहा कि 75% गांव की जनसंख्या और 50% शहर की जनसंख्या, इन सबको मतलब कि इनका लाभ दिया गया है। भाई एक तुम्हारे पास अगला है जो तुम्हारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं कि बफर स्टॉक क्या होता है। हाँ भाई मेरे पास क्या है कि अगर बफर स्टॉक की बात करें, हम ये पढ़ रहे हैं बफर स्टॉक क्या होता है। कह रहे कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, बफर स्टॉक का मतलब क्या है भाई, सरकार के द्वारा जो भी जनता के लिए स्टॉक जमा किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। अगला मेरे पास है न्यूनतम समर्थित कीमत, मतलब कि सब इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जिसको तुम एमआरपी वगैरह बोलते हो। ठीक है, अब सुनो ये मेरे पास क्या है, कह रहे कि भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्य ने किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। भाई एक हमारे पास कह रहे कि भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, मतलब कि अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में जो राज्य खेती वगैरह करते हैं, मान लो कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ये सारे के खेती करते हैं। तो खेती करने वाले से जो भी किसान वगैरह उन सबसे गेहूं और चावल खरीदता है। कह रहे किसानों को अपनी फसल के लिए बुआई के मौसम से पहले घोषित कीमतें दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ना भले अनाज कैसा भी हो गए, जो कीमत पहले निर्धारित हो गई भाई उसी कीमत के हिसाब से क्या उनको आराम से दिया जाएगा वो। हाँ भाई मेरे पास अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है भाई मेरे पास पहले समझो मेरे पास की सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। कह रहा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। भाई तुमने देखा होगा जो राशन की दुकान है ना, जो भी अगर तुम्हारा राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है तो राशन की दुकान पे तुम जाओगे, ये उसी की बात चल रही है। कह रहे कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को, मतलब कि जो अनाज ना किसान वगैरह से खरीदा गया, अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। करें इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको पीडीएस कहते हैं। ठीक है, फिर भाई जो अगला मेरे पास है, हम अगली बात करते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ क्या क्या। ठीक है, तो अब देखो पहले मेरे पास है कि मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता है, किस अनाज की कीमत कितनी रखी जाएगी, भाई इन सबको रखने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। दूसरा मेरे पास है सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफलता मिलती है। इसका मतलब यह कि जो सामर्थ्य के अनुसार जो जितनी भी कीमत, मतलब उपभोक्ता जितनी कीमत पे कर सकता है, जितनी कीमत में वो खरीद सकता है, उस चीज के उतनी कीमत पे उसको प्रदान किया जाता है। फिर कह रहे कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका, भाई जहां जहां पे अनाज की कमी है वहां पे ये सारा अनाज वहां पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, कह रहे अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में सहायता करता है। भाई देखो हम पढ़ रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ क्या है। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पास क्या है कि जो देखो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ, ठीक, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे पॉइंट लिख देना, तुम्हारे आधे मार्क्स भी नहीं कटेंगे इसके। ठीक है, फिर कह रहे कि निर्धन परिवार के पक्ष में कीमत का संशोधन। देखो जो परिवार क्या है, गरीब है, ठीक, उनके लिए क्या है कीमत ना काफी हद तक कम कर दी जाती है। ठीक है, हम भाई अगली बात करते हैं मेरे पास कि गरीब को खास सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा लागू योजना। सबसे पहला है देखो, अगर इसके क्वेश्चन आते हैं ना तो ये भी तुम्हारे आराम से आ सकते हैं, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना ऐसी योजना थी जिसके अंदर भाई हर एक व्यक्ति को कम से कम 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगर 100 दिन का रोजगार प्रदान नहीं होता तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया था। मतलब सरकार की तरफ से ना एक क्या कि एक अमाउंट देता है कि भाई तुम बेरोजगार हो और तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल है, हम तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे। ठीक है, तो जितनी बातें मैंने बोली इसको वीडियो दोबारा पीछे कर लो और यहाँ पे लिख लो इसके आगे। ठीक, दोपहर का भोजन। भाई दोपहर का भोजन भी तुम्हारे पास है कि कोई भी इंसान क्या भूखा नहीं सोना चाहिए। ठीक, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि फ्री में खाना बांटती है। फिर मेरे पास अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। भाई मतलब कि पूरे ग्रामीण जो गांव का शहर है उसको उसका क्या है कि विकास करने की योजना बना रखी है। ठीक है, देखो भाई हम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि गरीब को खास सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना लागू की गई है। तो मैं तुम्हें 3 बता दें। चौथा मेरे पास है
एकीकरण बाल विकास योजना, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सबका विकास करें, मतलब कि उनको स्कूल में पढ़ाएं, ठीक, ये सारी योजना बना रखी है। फिर कह रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भाई ऐसा कार्यक्रम था जिसमें गरीब के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने के लिए चलाया गया था, ठीक। व्यवस्था अगला है जिसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना, इसको AAY बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, हर एक लोगों के पास अन्न पहुंचाया जाएगा। व्यवस्था अन्नपूर्ण योजना, मतलब कि APS बोलते हैं इसको। अन्नपूर्ण योजना ऐसी योजना है जिसमें हर एक व्यक्ति जिसका अब वो अपने परिवार के हिसाब से अन्न के लिए हकदार है, ठीक है भाई। देखो अब सबके बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। हाँ भाई, इसके बारे में काफी ज्यादा सकता है। इसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना। दिसंबर 2000 में शुरू हुआ था, मतलब प्रारंभ जो था ना दिसंबर 2000 में हुआ था। फिर निर्धनता रेखा के नीचे वाले परिवार शामिल है। इसमें वो सारे परिवार शामिल था जो गरीबी रेखा से नीचे, मैंने कहा था ना कि एक रेखा है, ठीक है। मान लो कि जिस इंसान की सैलरी 10,000 है, ठीक, वो या फिर इससे नीचे वाले लोग वो सारे गरीब है। लेकिन जो इससे ऊपर होगा वो सारे क्या भाई, अमीर होंगे। 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा, ठीक है भाई। इतना तुम राशन की दुकान जाके पता करना, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। जो सरकारी राशन की दुकान होगी ना, वहां जाके पता कर लेना। फिर अगला है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, को बोलते हैं PDS के द्वारा अनाजों का वितरण, ठीक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसी प्रणाली इसमें वो सभी लोग जिनको राशन कार्ड दिया हुआ है, ठीक, उन सबको क्या है कि अनाज प्रदान किया जाता है, ठीक है। फिर भाई अगला मेरे पास है सहकारी समिति की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, ठीक है। ये जो सहकारी, इसको सरकारी बोल सकते हैं, इनकी खाद्य सुरक्षा में इन्होंने देखो जब भी भूमिका आ जाए ना तो इनका कार्य है, ठीक है। इन्होंने क्या योगदान दिया है, क्या काम किया इन्होंने, ठीक है। पहला कह रहे कि भारत में सहकारी समिति भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि सहकारी समिति निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री हेतु कम कीमत वाली दुकान खोलती है। देखो भाई, जो सहकारी समिति है वो क्या करती है, जो लोग गरीब है, ठीक, गरीब लोगों को ना उनके आधार कार्ड पहले ले लेते हैं कि भाई कौन कौन गरीब है, उनको क्या है कि उसके हिसाब से राशन वगैरह बांटे जाते हैं। फिर समाज के अलग अलग वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। समाज में जो भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं उन सब के लिए क्या है, एक तरीके से मान लो खाद्य सुरक्षा देती है कि भाई हर इंसान को उसको जितना भोजन चाहिए वो उसको भोजन उतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। फिर अनाज बैंकों की स्थापना, तो कह रहे कि अनाज बैंकों की स्थापना हेतु गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में मदद करती है। यहाँ पे कह रहे कि अनाज बैंक की स्थापना, तो कि कहाँ पे अनाज बैंक होना चाहिए स्थापना हेतु, जो गैर सरकारी संगठन है, ठीक, के नेटवर्क में मदद करती है। ये उन सभी संगठन, उन सभी दुकानदारों की मदद करती है जो गरीबों का भला चाहते हैं, जो सरकारी नहीं है लेकिन फिर भी गरीबों का भला चाहते हैं, ये उनकी मदद भी करती है, ठीक है। अगला कह रहे कि ADS, मतलब जो मेरे पास है गैर सरकारी संगठन हेतु खाद्यान्न सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और असमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। देखो मतलब जो मेरे पास ADS है ना, एक सरकारी संगठन के द्वारा चलाया गया एक मेरे पास संगठन है, ठीक, जो भी गरीब लोग हैं उन सबकी सहायता करती है कि भाई तुम्हें गरीबी से बाहर कैसे आना है, ठीक है। जिसको भाई ADS की फुल फॉर्म वैसे मतलब इसको बोलते हैं एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट सनपाइस बोलते हैं, ठीक है। अब भाई इसके आगे बढ़ते हैं। उदाहरण क्या रहेगी, तमिलनाडु में राशन की दुकान, दिल्ली में मदर डेयरी और गुजरात में अमूल सफल सहकारी समिति के उदाहरण। भाई तुमने देखा होगा कि जो तुम अगर ना किसी प्राइवेट से गाय भैंस वाले के पास से दूध खरीदोगे ना, वो तुम्हें 80 से 120 रुपए लीटर, इतना महंगा दूध मिलता है, ठीक। लेकिन अगर तुम ना दुकान पे जाओ, वो तुम्हें आसानी से मान लो कि 60 से 65 लास्ट इतने रुपए तुम्हें लीटर दूध मिल जाता है, ठीक है। तो हम अगली बात करते हैं कि राशन की दुकान को चलाने में आई समस्या क्या क्या। जब हम राशन की दुकान चलाते हैं तो उसमें समस्या क्या क्या आई है, ठीक है। सबसे पहले कह रहे कि राशन की दुकान चलाने वाले लोग अनाज को अधिक लाभ कमाने के लिए खुले बाजार में बेचते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास राशन है वो तो दे रखा है, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं और बेच देते हैं। जिनको राशन देना चाहिए उनको नहीं देते, वो कहीं और जाके बेच देते हैं, ठीक है। दूसरा, राशन की दुकानों पर घटिया अनाज की बिक्री। भाई जो अच्छा अनाज आता है उसको कहीं और बेच देते हैं और घटिया अनाज को वहां मंगा के बेचते हैं। तीसरा, सरकार की दुकानों पर उचित समय पर ना खुलकर भी कभी कभार खुलती है। देखो
जिस टाइम खुलना चाहिए उस टाइम नहीं खुलती, कभी और टाइम खुल रही है। तो भाई ये सारी सारी ना समस्या है जो कि राशन की दुकान खोलने पे आए। तुम ना अपने घर के आसपास देख लेना कि जो तुम्हारा राशन की दुकान है ना उसमें ये सारी सारी बात तो कॉमन है, ये गलतियां होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला मेरे पास है घटिया अनाज की बिक्री नहीं होती तो भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। ठीक है, अब भाई देखो क्या, जब ऐसा बोला कि जब घटिया अनाज की बिक्री नहीं होती तो भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में विशाल स्टॉक जमा होता है। जब जो भी घटिया अनाज है जब वो बिकते नहीं ना, तो जो सरकार का जो एक ऐसा जगह जहां पे वो अनाज भर भर के रखती है वहां पे बहुत सारा स्टॉक जमा होता है अनाज का। फिर कह रहे निर्धनता रेखा से ऊपर वाले परिवार खदान की कीमत में बहुत कम छूट के कारण इन चीजों की खरीदारी नहीं करते। देखो क्या निर्धनता रेखा के जो ऊपर लोग हैं, जो थोड़े अमीर लोग हैं, अमीर लोग वाले परिवार हैं, वो खदान की कीमत में बहुत छूट होने के कारण इन चीजों की खरीदारी नहीं करते। मान लो कि बाजरा वगैरह है, ठीक है, कोई भी इंसान बाजरा खरीदता ही नहीं है, वो सोचते हैं कौन नहीं खाएगा बाजरा। तो जितने भी जो अमीर अमीर लोग हैं ना, जो थोड़े से ठीक ठाक है, जिनके पास थोड़ी अच्छी इनकम है, वो सारे लोग क्या करते हैं कि जो थोड़े लो क्वालिटी के सामान है उसको खरीदते ही नहीं है। ठीक है, फिर भाई तुम्हें अब एक इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। हमारे पास जो इसके टोटल 4 चैप्टर है, ये हमारे पास 4 चैप्टर था, हम इसके 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। तुम्हें चारों के 4 चैप्टर याद होने चाहिए। इसके बाद जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका चैप्टर 5वां करेंगे। चैप्टर 5वां करने के बाद ही हम क्या है इसके ना जो अगली बुक है उसको उठा लेंगे। ठीक, तो तुम्हें सारा सारा याद करते चलना है। अगर तुम याद नहीं करोगे तो कितना ही पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। और मैंने 12 बोला कि भाई तुम्हें हर बार एनसीईआरटी पढ़नी है पहले, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर तुम्हें ये वीडियो देखनी है। ठीक है, जब तुम वीडियो देख लोगे फिर तुम्हें इसके नोट्स बनाने, नोट्स को लर्न करना है। ठीक है, तुम्हें नोट्स को याद करना है। जब तुम नोट्स याद करोगे फिर तुम्हें दोबारा एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है। इतना कर लोगे भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा और आराम से तुम इसको याद भी कर पाओगे। ठीक, और तुम्हारे जो इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो तुम्हारी वीडियो है भाई, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन तुम्हें लर्न करने हैं। ठीक है, जितने तुम्हारे पास है ऑल, तुम्हें क्या जितने भी क्वेश्चन साथ साथ तुम्हें याद करने हैं। इतना सारा कर लेना, उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।